नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे ब्रायोफाइट्स के एक सदस्य रिक्शिया के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, रिक्शिया ब्रायोफाइटा का एक सदस्य है। ब्रायोफाइटा वे पादप हैं जो कि नम और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। 3 वर्गों में इनको बांटा गया है: लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट और मॉसेस। उनमें से रिक्शिया लीवरवर्ट समूह का एक सदस्य है तथा भारत, विश्व और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये लगभग सभी जगह पर स्थलीय आवासों में पाया जाता है। आइए सबसे पहले हम इसके वितरण और आवास के बारे में चर्चा करें। तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया, यह एक विश्वव्यापी वंश है तथा इसकी विश्व में लगभग 140 जातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 31 जातियां भारत में भी पाई जाती हैं। कुछ प्रमुख भारतीय जातियों में से जैसे रिक्शिया डिस्कॉलर है, रिक्शिया गंगेटिका है, रिक्शिया बिलार्डियरी है, रिक्शिया अरावेंसिस है, रिक्शिया अबुएंसिस है, रिक्शिया फ्लूटेंस है, रिक्शिया मेलानोस्पोरा है। और जहाँ तक बहुतायत में पाए जाने वाली जातियों की चर्चा हम करें तो याद रखें, रिक्शिया गंगेटिका और रिक्शिया बिलार्डियरी ये भारत में बहुतायत से पाई जाती हैं। राजस्थान में भी इसको बहुत देखा गया है। 2 प्रजातियां ऐसी हैं जैसे रिक्शिया फ्लूटेंस और रिक्शिया अबुएंसिस, जो कि जलीय जातियां हैं और ये पानी में मुक्त प्लावीर अवस्था में पाई जाती हैं। आवास की चर्चा करें हम तो ये पौधे ब्रायोफाइटा के प्रमुख लक्षणों को फॉलो करते हैं और छायाप्रिय होते हैं तथा नमी और छायादार स्थलों पर पाए जाते हैं। इसी कारण जब बारिश की ऋतु में जल भूमि का ऊपर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है या रहता है तो उस नमी के कारण ये बहुत ज़्यादा विकसित हो जाते हैं तथा वर्षा ऋतु के अंत में यानी कि सितंबर और अक्टूबर माह में ये अपनी लैंगिक अवस्था अर्थात बीजाणुद्भिद प्रावस्था को प्रदर्शित करने लगते हैं। रिक्शिया उन प्रजातियों में से एक है जिसका बीजाणुद्भिद केवल कैप्सूल से बना होता है और इसमें फुट और सीटा का अभाव होता है। थैलस की हम बाह्य की यदि चर्चा करें तो कुछ मूल बातें हैं जो कि सभी ब्रायोफाइट्स में पाई जाती हैं, विशेषकर लीवरवर्ट्स में। जैसे इनका पादप शरीर, मुख्य पादप शरीर युग्मकोद्भिद होता है और यह युग्मकोद्भिद थैलसनुमा होता है। इसे सामान्य भाषा में हम सुकाय भी कहते हैं। सुकाय या थैलस का मतलब होता है ऐसा पादप शरीर जो कि जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं होता है। थैलस श्यान होता है, चपटा होता है, पृष्ठाधारी होता है और द्विभाजी शाखित होता है। कभी कभी इसका द्विभाजी शाखन बहुत अधिक हो जाता है और इस कारण ये रोजेट रूपी दिखाई देने लगता है। इसकी प्रत्येक शाखाएं भिन्न भिन्न आकृति प्रदर्शित करती हैं, जैसे वैजाकार है, हृदयाकार है या फीतेनुमा भी हो सकती हैं। थैलस की प्रत्येक शाखा के शीर्ष पर एक खांच होती है और उसी में एक वृद्धि बिंदु स्थित होता है। अध्ययन के अनुसार यह कहा गया है कि इन पादपों में वृद्धि केवल एकमात्र कोशिका से ही संपन्न होती है। आइए थैलस की दोनों सतहों की चर्चा करें हम तो थैलस की पृष्ठ सतह चिकनी होती है, अर्थात उसके ऊपर कोई उपांग या रचनाएं नहीं पाई जाती हैं तथा इसी पृष्ठ सतह के ऊपर एक मध्य पृष्ठीय खांच स्थित होती है। अधर सतह की हम चर्चा करें तो वो स्मूथ नहीं होती, अर्थात उसके ऊपर उपांग या रचनाएं पाई जाती हैं। ये रचनाएं 2 प्रकार की होती हैं।
जिन्हें मूलाभास तथा शल्क कहते हैं। देखिए, अगर हम इसको चित्र में देखने की चेष्टा करें तो ये पृष्ठ का थैलस का पृष्ठ सतह दिखाई दे रहा है, जिसमें केंद्रीय मध्य पृष्ठीय खांच दिखाई देती है। इसी का एक और फोटोग्राफ है जिसके अंदर वही मध्य पृष्ठीय खांच हमारे को दिखाई देती है। मूलाभास के बारे में यदि हम चर्चा करें तो मूलाभास पतले धागे के समान संरचनाएं होती हैं और ये थैलस की जो निचली सतह है, अधर सतह है, उसके मध्य भाग में भी पाए जाते हैं। अर्थात ये किनारों की ओर नहीं पाए जाते हैं। मूलाभास एक कोशिकीय होते हैं, आवश्यक रूप से अशाखित होते हैं तथा कोमल होते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि यही मूलाभास बहु कोशिकीय और शाखित होते हैं मॉस ब्रायोफाइट्स के अंदर। जहां तक इनके प्रकारों की बात है, मूलाभास दो प्रकार के होते हैं, चिकनी भित्ति युक्त यानी स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेटेड यानी गुलकीय। मूलाभास थैलस को अधः स्तर पर यानी सबस्ट्रेटम पर जमाए रखने का काम करते हैं तथा भूमि से जल एवं लवण का अवशोषण करने में सहायक होते हैं। जबकि शल्क बहुकोशिकीय रचना है, बैंगनी रंग के होते हैं, किंतु होते ये भी एक कोशिकीय मोटाई वाले होते हैं तथा ये थैलस के किनारों पर पाए जाते हैं एवं थैलस को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। कई जलीय जातियों में थैलस बहुत अधिक लंबा हो जाता है, अपेक्षाकृत संकरा हो जाता है, कोमल रहता है, चपटा रहता है तथा विशेष रूप से रिबन समान हो जाता है। इन प्रजातियों में मूलाभास एवं शल्क का अभाव होता है। चित्र के माध्यम से ये पृष्ठ सतह है जिसे हम अच्छे से देख सकते हैं, जबकि ये अधर सतह है जिसके ऊपर से किनारों से शल्क एवं मध्य भाग से मूलाभास निकलते हुए दिखाई देते हैं। इस चित्र के माध्यम से हम यह भी देख सकते हैं कि जो शल्क है वो बहुकोशिकीय रचना है, जबकि मूलाभास जो कि एक कोशिकीय रचना वाले होते हैं, उनमें से एक वही चिकनी भित्ति युक्त तथा एक में पैग्स निकले रहते हैं जिनको गुलिकीय मूलाभास कहते हैं। आइए आंतरिक संरचना के बारे में चर्चा करें। यदि हम थैलस की अनुप्रस्थ काट लें तो हमें रिक्शा के थैलस की आंतरिक संरचना का अध्ययन सरलता से प्राप्त हो जाता है। और जब हम इसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो इसका थैलस दो प्रमुख क्षेत्रों में बटा दिखाई देता है। एक क्षेत्र प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र होता है, जबकि दूसरा संचयी क्षेत्र होता है। प्रकाश संश्लेषी फोटोसिंथेटिक रीजन जो है वह थैलस की पृष्ठ की ओर स्थित होता है तथा इसकी कोशिकाएं हरित लवक युक्त होने के कारण यह पृष्ठ के थैलस की पृष्ठ सतह को गहरे हरे रंग प्रदान करती हैं। इस क्षेत्र में कोशिकाएं लंबी लंबी वर्टिकल रोज या उदग्र पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं। इन उदग्र पंक्तियों के बीच में छोटे छोटे वायु प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से ये पौधे गैसों का विनिमय कर पाते हैं। प्रत्येक वायु प्रकोष्ठ 4 से 8 तंतुओं द्वारा घिरा रहता है तथा थैलस की ऊपरी यानी पृष्ठ सतह पर छोटे छोटे वायु छिद्रों द्वारा खुलता है। कुछ प्रजातियों की बात करें हम, जैसे रिक्शा फ्लूटेंस है या रिक्शा क्रूसिएटा है, उनमें वायु प्रकोष्ठ एक से अधिक स्तर का बना होता है। इनकी जो प्रकाश संश्लेषी तंतु हैं या पंक्तियां हैं, उनकी एक और विशेषता है कि शीर्ष की कोशिकाओं को छोड़कर शेष सभी कोशिकाएं हरित लवक युक्त हरी होती हैं, जबकि शीर्ष की कोशिका हरित लवक विहीन होती है तथा यही हरित लवक विहीन कोशिकाएं ही ऊपरी अधिचर्म अर्थात पृष्ठीय अधिचर्म का निर्माण करती हैं। दूसरा क्षेत्र संचयी क्षेत्र होता है।
यह नीचे की ओर स्थित होता है। हम कह सकते हैं कि अधर सतह की ओर स्थित होता है। यह वैसे तो मृदुत्तकीय कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, जिनमें की हरित लवक अनुपस्थित होता है, किंतु फिर भी यह स्तर निचली सतह को हल्का हरा रंग प्रदान करने में सक्षम होता है। इनकी कोशिकाओं के मध्य में खाली स्थान नहीं पाए जाते हैं, जिन्हें कि हम अंतराकोशिकीय अवकाश कहते हैं। इनकी कोशिकाएं खाद्य पदार्थ का संग्रह करती हैं और जो खाद्य पदार्थ है वो स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है, जो कि ब्रायोफाइटा का प्रमुख लक्षण है। चित्र के माध्यम से हम इनको देख सकते हैं। ये दो क्षेत्र यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ऊपर की ओर के जो तंतु हैं वे सभी प्रकाश संश्लेषित तंतु हैं। प्रकाश संश्लेषित कोशिकाओं की उदग्र पंक्तियां हैं तथा उनके बीच में वायु प्रकोष्ठ दिखाई देते हैं, जबकि नीचे की तरफ जो एक बड़ा क्षेत्र दिखाई देता है वो संचयी क्षेत्र है। और इस संचयी क्षेत्र के नीचे की ओर हमें मूलाभास दिखाई देते हैं और इन्हीं संचयी क्षेत्र के किनारों अर्थात थैलस के किनारों पर हम शल्क भी देख सकते हैं। यदि हम इसका कोशिकीय चित्र देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र में हरित लवक युक्त कोशिकाओं की पंक्तियां पाई जाती हैं और इन पंक्तियों के बीच में वायु प्रकोष्ठ भी पाए जाते हैं, जबकि आप देख रहे हैं चित्र में कि पंक्तियों के शीर्ष वाली कोशिका जो कि ऊपरी अधिचर्म का निर्माण करती हैं, उनमें हरित लवक अनुपस्थित होता है। संचयी क्षेत्र की बात करें तो चित्र में स्पष्ट ही है, यहां पर कोई हरित लवक नहीं पाया जाता है। धन्यवाद।